नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते जिनकी कुंडली मैंने चुनी है, इनका नाम है परविंदर कुमार की आईडी से जय श्री कृष्णा गुरुजी। बेटे का नाम आयुष है। डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 2000। जन्म का समय सुबह 11:50। खतौली मुजफ्फरनगर। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, इसका करियर और भविष्य कैसा है, इसके अपने माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे और इसके विवाह आदि के बारे में कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करें। ये हमेशा लिखते हैं और अच्छे कमेंट आते हैं इनके। अभी अभी मुझे किसी ने मेरे उस पे लिखा है, जैसे वो जो अभी मैंने पोस्ट डाला है ना, वो उस पे, तो उस पे किसी ने लिखा था कि पंडित जी आप लेते हैं नहीं, बार बार खाली लिखवाते हैं। भगवान, मैं एक बात कहता हूँ, आप रेगुलर लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे रेगुलर जो है वो मेरे पोस्ट पे लिख रहा है, तो मेरे अंदर थोड़ी सी अगर दया की भाव रही या मेरे अंदर थोड़ा भी जो है वो ऐसा गुण रहा जो कि है, तो मैं अवश्य ही जल्दी ही आपकी कुंडली प्राण जल ऐसा एक है जय श्री कृष्णा करके इन्होंने करीब 10-15 बार लिखा हुआ है। वीरेंद्र राठौर जी ने लिखा है। उसके बाद धर्म संतोष जी ने लिखा है। जैन अंकुर जी ने लिखा है। विवेक शर्मा जी, लव जोशी ने लिखा है। इस पे अभी मैंने करीब कितनी देर पहले मैंने इस पोस्ट को डाला है, मुझे लगता है कि 10 मिनट पहले ये पोस्ट डाला है और इस पे कमेंट कम से कम कितने आ गए, बहुत सारे कमेंट आ गए। 10 मिनट के अंदर में ही बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। ये कैसे देखेंगे, ये यहाँ से पता नहीं चल रहा। मतलब ये ऐसे है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या कहाँ से आता है, पर वो उस पर वही वो चीज़ दिख रही थी। तो ऐसे है, आप लोग रेगुलर लिखेंगे तो मुझे ज़रूर ही अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि कार्यक्रम के भी कमेंट में अवश्य लिखा करिए। शनिवार के दिन पोस्ट जो जाता है उस पर तो लिखते ही हैं, पर कार्यक्रम के भी कमेंट में लिखा करिए, उससे मेरा ध्यान उधर जाता रहेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA इस नाम से फॉलो वहाँ भी कर सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है वो JYOTISHHILAKSHYA इस नाम से प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से भी हमारे कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देख सकते हैं। एक बात और भी है, आप लोग प्रत्येक दिन कम से कम जो बहुत अच्छे लोग हैं उन्हें अवश्य सुना करिए। प्रत्येक दिन मंदिर अवश्य जाया करिए। किसी मंदिर का दर्शन अपने जीवन का अंग बनाइए। रात को सोते समय गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ अवश्य करिए। अगर बहुत अवस्था बुरी हो रही है तो राम रक्षा स्तोत्र को जीवन का अंग बनाइए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र प्रत्येक दिन अवश्य पढ़ा करिए। इसके अतिरिक्त आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य प्रत्येक दिन के शुरुआत में कर लीजिए। या फिर अगर कुछ भी काम नहीं बच रहा है, बिल्कुल खाली बैठे हैं, तो गीत गोविंद की चर्चा अवश्य कर लीजिए। भागवत महापुराण की चर्चा अवश्य कर लीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ करके एक साथ कोई भी घर के माहौल के बारे में अवश्य ही चिंतन मनन कर लेना चाहिए। एक साथ बैठने से घर का माहौल हल्का होता है। घर के पूरे छोटे से बड़े सभी सदस्य एक साथ बैठ करके एक साथ जो वो प्रेम होता है, वो जो स्नेह है, वो हमारे यहाँ अभी भी है। मैं भी जो है वो कुंडलियाँ देखते रहता हूँ। दिन में 10 मिनट का भी अगर समय मिलता है तो चला जाता हूँ छत पे और बैठ करके जो है वो आनंद लेकर के फिर से नीचे अपने काम में आ जाता हूँ। ये काम जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप लोगों से बहुत दिन बाद मैं मिल भी रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो 1500 वाला कार्यक्रम भी बनाना है। आइए, जिनकी कुंडली होगी वो सोचेंगे पंडित जी खाली बोलोगे कि कुंडली भी देखोगे। आइए मैं आप लोगों को यहाँ लेके आता हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग, बैठ जाइए एकदम इत्मीनान से। ठाकुर जी की मंदिर लगी, ठाकुर जी के मंदिर में, और ये इनका जन्म श्रावण माह में हुआ है। श्रावण, ये इनकी कुंडली बड़ी अच्छी है। देखिए कैसे, यहाँ भी 7 नंबर, यहाँ भी 7 नंबर और यहाँ भी 7 नंबर। और सबसे अच्छी बात, बुध यहाँ भी केंद्र में, बुध यहाँ भी केंद्र में, और बुध यहाँ त्रिकोण में बैठे स्वग्रही। उसके बाद सूर्य यहाँ केंद्र में, सूर्य यहाँ केंद्र में, और सूर्य यहाँ केंद्र में, यहाँ भी केंद्र में, यहाँ भी केंद्र में, और यहाँ भी केंद्र में। यहाँ वो थोड़े ठीक है, यहाँ वो थोड़े कमज़ोर हैं, पर यहाँ वो और भी ज़्यादा ठीक हो जा रहे हैं। और आप जब देखेंगे तो जैसे यहाँ शुक्र जो है वो लग्न में, यहाँ शुक्र त्रिकोण में, और यहाँ शुक्र जो है वो थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। मतलब कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या शुक्र देते दिख रहे हैं। वैसे हैं वो ठीक, क्योंकि लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं।
गुरु मंगल अच्छे बैठे हैं क्योंकि मंगल यहाँ स्वग्रही हो जा रहा है। यहाँ गुरु वर्गोत्तम है यहाँ भी, और गुरु यहाँ कर्क राशि में उच्च के हैं जिसका अधिपति चंद्रमा स्वग्रही ग्रह के साथ बैठा है। किसी एक ऐसे ग्रह के साथ चंद्रमा का बैठना जो उसी का अधिपति हो, इसे राशि को भी बल मिलता है क्योंकि मिथुन राशि बनी और चंद्रमा राशि के अधिपति के साथ बैठ गए, इस वजह से त्रिकोण भाव बलवान हो गया। उसके बाद इनकी कुंडली का अष्टम भाव भी बलवान होगा। कैसे? शनि का अष्टम भाव में बैठना भाव को बल देगा। मित्र की राशि में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे उस राशि से तात्कालिक मित्रता में भी जा रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। और गुरु का अष्टम भाव में शनि के साथ बैठना व्यक्ति को गंभीर प्रचारक बना देता है या मॉडल बना देता है, रोल मॉडल जिसको बोलते हैं, रोल मॉडल बोलते हैं ना उसको, जो बहुत ही दिव्य होता है, उसकी पहचान बड़ी बेहतरीन होती है। गुरु और बुद्ध यहाँ बैठे, ये जो है वो बुद्धिमता और ज्ञानी ज्ञान संपन्न जो पार्टनर होता है या व्यक्ति की बुद्धि परिलक्षित होती रहती है, वो उसका तर्क ही बड़ा बेहतरीन होता है, आनंद देने वाला और बहुत ही पुष्टित होता है, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता। और आप जरा गौर से देखिएगा इनकी कुंडली में, तो सूर्य जो है वो भाग लाभ के अधिपति होकर के यहाँ बैठे, ये सबसे अच्छी बात। और एक ये अच्छी बात हो रही है, गुरु का शनि के साथ बैठना, ये अच्छी बात होगी। गुरु का मंगल के साथ यहाँ बैठना, गुरु का बुध के साथ यहाँ बैठना, ये बहुत अच्छी बात। गुरु का सूर्य को देखना, ये बहुत बढ़िया होगा। लग्नेश का दशम भाव के अधिपति के साथ यहाँ बैठ जाना, शुक्र और चंद्रमा का, ये व्यक्ति को निश्चित रूप से धनदायक और धन कमाने वाला बना देता है। बुध और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, जरा देखिए, लाभ भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति ने एक दूसरे से केंद्र में अपना जगह बनाया हुआ है। केंद्र में सूर्य का होना कर्म क्षेत्र को एक अलग मुकाम बना देता है और देता है, मुकाम पे ले जाकर के स्थापित करता है। उसके बाद आप जब मंगल को देखेंगे तो सप्तम भाव के अधिपति मंगल यहाँ अपने भाव से 5 घर आगे जिस राशि में बैठे उस राशि की स्थिति नीच की बन रही है, पर कोई बात बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि गुरु जो है वो सप्तम भाव के अधिपति मंगल को देख रहे हैं और लग्न पे भी गुरु की दृष्टि है और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अपने भाव पे भी है, तो इस वजह से तृतीय भाव भी कहीं ना कहीं बली हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। शुक्र, शनि और चंद्रमा, यहाँ तीनों में से शनि और चंद्रमा तो चलो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चंद्रमा के बारे में एक अच्छी बात यह दिख रही है कि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति यहीं बैठा है। चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति यहीं बैठा है। चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति इस कुंडली में स्वग्रही है और गुरु के संग बैठा है। इसे धन भाव को बलवान स्थिति में देख रहा हूँ। बुध यहाँ भी केंद्र में, बुध यहाँ स्वग्रही, बुध यहाँ केंद्र में। व्यक्ति कल को अगर अपनी खुद की नौकरी दूसरों को देने के बाद या फिर कई बार उसको पिता से मिल जाए, सरकार से लाभ मिल जाए, लोगों से लाभ मिल जाए, समाज से लाभ मिल जाए और अगर सहयोग बना तो ये तुला लग्न का है। आगे आने वाले समय में जब खुद के पैर पे बहुत अच्छे तरीके से जम जाए तो खुद का व्यवसाय भी कर सकता है। ये तो मैं ऊपर से कुंडली देख रहा हूँ, ऐसे बता। और उसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल, यहाँ पे लाभ भाव में, धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल, जन्म कुंडली में नीच के, जिनका नीच भंग तो नहीं हुआ है, नीच भंग नहीं हुआ है क्योंकि मंगल का नीच भंग नहीं हुआ क्योंकि गुरु भी यहाँ है और चंद्रमा भी यहाँ है। पर एक बहुत अच्छी बात यह होगी कि लग्नेश के साथ अगर धन भाव के अधिपति का दशम में बैठना व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक बहुत अच्छे तरीके से उसका कारोबार, उसकी नौकरी और उसका करियर चलता रहेगा। दशम स्थान में दिग्बली ग्रह मजबूत हो जाते हैं और मैं समझता हूं कि वो हमेशा ही बलवान होकर के परिणाम देते रहते हैं। तो इस अवस्था में आपको कभी भी अपने करियर को लेकर के परेशान और चिंतित होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा जो है वो नीच के भले हैं, पर मैं समझता हूं कि मंगल के यहाँ आ जाने से उनका नीच भंग हो रहा है। सूर्य के खाली केंद्र में आ जाने से ही दशम भाव और करियर वाला सेक्टर ठीक हो जाएगा। बुध और सूर्य का प्रामाणिक हो जाना बुद्धिमान और यशस्विता का गुण रखने वाला बना देगा। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब आपको पंचांग पे लेके आते। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ, इस वजह से आपको इनके जो है वो पराक्रम पे, बल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये व्यक्ति थोड़ा डरपोक है, डर सकता है, तो डरपोक नहीं बनाना है, बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ
और मजबूत बनाना है। भोजन पे इनके काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कई बार व्यक्ति बहुत कम भोजन करने वाला हो जाता है, दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं और मन जो है वो लगातार कई बार हाई और बहुत ज़्यादा नीचे जाता रहता है। कभी मन को बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव में देखा जाता है, कभी मन बड़ा ही निगेटिव हो जाता है। तो ये जो यात्रा है मन की, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि इनकी कुंडली का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं। मैं इकलौता ऐसा यहाँ कुंडली विश्लेषण करने वाला हूँ जिसने सबसे ज्यादा कुंडली विश्लेषण मैंने करा है। सबसे ज्यादा, अभी निखिल जी बता रहे थे कि आपने सबसे ज्यादा कुंडली विश्लेषण कर रखा है और हर बार आपने, वो उन्हीं की बात है, पता नहीं वो गलत भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि मैंने सच में 1000 कार्यक्रम तो कुंडली विश्लेषण के बना ही दिए। तो सभी कार्यक्रम में मैंने जितने भी कुंडली विश्लेषण है, आप अगर देखना चाहें तो विश्लेषण जन्म कुंडली का वो प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद नवांश कुंडली के अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। हर एक कुंडली का 2 चैप्टर बनाना, नवांश के साथ हर एक कुंडली को दिखाना, यह मैंने किया है। और प्रत्येक कुंडली में चंद्रमा को लेकर के अलग ढंग से मैंने उसमें उसकी परिचर्चा की है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के महत्व को समझाया है, हर एक कुंडली में नक्षत्रों को देख करके फलादेश किया है। तो यहां भी बात करता हूं कि इनकी कुंडली में भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के हैं जो पापक हैं। ऐसी अवस्था में आप कभी भी ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, ऐसी अवस्था में कि आपकी कुंडली का चंद्रमा अगर पापक होता हो तो आप कभी भी अपने जीवन को हल्के में नहीं ले सकते। मतलब वो रिस्क पे है और आपके मेहनत और आपके पराक्रम का उसको इंतजार है। और निस्संदेह ऐसी अवस्था में आप कभी भी ढूल मूल तरीके से अपना जीवन नहीं जी सकते। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा आय में असंतुलन पैदा करने के लिए कई बार जाने जाते हैं। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा स्वास्थ्य को, मन के विचारों को, मन में उठ रहे भावों को, इमोशन को और कई बार ह्यूमैनिटी को कमजोर करने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार इतना ज्यादा नीचे चला जाता है, इतना ज्यादा बुद्धि से कमजोर हो जाता है, इतना ज्यादा जो है वो डिप्रेसिव हो जाता है, इतना ज्यादा जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता है कि हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस होती है। इनकम का जो सोर्स होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से आने लगता है। जैसे कई बार बहुत ज्यादा धन कमाए, प्राइवेट सेक्टर से नौकरी करनी पड़ती है। कई बार जो है वो आप जब यहाँ पे शनि की दृष्टि नहीं होती तो ये स्थिति और भी ज्यादा थोड़ी कमजोर हो जाती, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए दशम स्थान से शनि का संबंध बहुत आवश्यक होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि और जन्म कुंडली के 6वें स्थान के अधिपति गुरु, इन दोनों का संबंध जब जन्म कुंडली में एक साथ बन रहे हों, जैसे कि यहां बन रहे हैं, और दशम स्थान से जब शनि का संबंध बनता हो, दशम स्थान में लग्नेश बैठे हैं, सूर्य और मंगल जैसे दिग्बली ग्रह, और राहु दशम स्थान में कभी भी खराब नहीं होते। इसका मतलब है कि इनकी कुंडली में ये क्षेत्र, यहां, यहां और यहां, ये चारों ही क्षेत्र इनकी कुंडली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाले बन रहे हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ अपने चंद्रमा को ठीक कर लिया तो बाकी की सारी चीजें आपके पक्ष में स्वतः ही आ जाएंगी। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां रुकना पड़ा था क्योंकि बिजली चली गई थी। तो मैं ये बोल रहा था कि चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि, 6वें भाव के अधिपति गुरु, दशम भाव के अधिपति चंद्रमा और अष्टम भाव के अधिपति शुक्र, इन सभी ग्रहों का आप जब देखेंगे तो संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है। कैसे? शनि और गुरु एक साथ, चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से निकटस्थ और शनि की दृष्टि दशम भाव पे, सूर्य, मंगल, राहु और शुक्र ये दशम भाव को एक अलग आयाम देंगे जहां व्यक्ति का करियर बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत स्थिति को प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से आपको सिर्फ अपनी कुंडली में चंद्रमा को ही ठीक करना होगा और उनको ठीक करने का सबसे अच्छा और बेहतर उपाय मैं आपको बताऊं। मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा सबसे ज्यादा कमजोर है। मैंने जब इस बारे में अपने गुरुजी से बात करी थी तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सरल और बड़ा ही सुमधुर उपाय बताया था। आसपास के किसी भी शिवालय में जाइए, प्रत्येक दिन शिव जी के जो गर्भगृह है उस मंदिर को धो दिया करिए और अगर सफेद पुष्प की माला मिल जाए तो शिव जी के गले में डाल करके प्रणाम करके निकल आइए। अगर ये नहीं हो पा रहा तो सिर्फ शिव मंदिर का दर्शन काफी है। आप प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर का दर्शन किया करिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो इनडायरेक्ट वे में आप अपनी कुंडली के सूर्य को ठीक कर सकते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ देना, सूर्य के बीज मंत्र का जप करना, या बीज मंत्र नहीं मिल रहा है
नहीं आपको कोई देने वाला है, ब्राह्मण वगैरह नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं। महिलाएं श्री आदित्याय नमः का जप कर सकती हैं, माता बहनें श्री आदित्याय नमः। या जब ग्रहण काल हो, आप उस समय बैठ करके संपूर्ण जो उसका ग्रास काल होता है उसमें बैठ करके श्री आदित्याय नमः को बैठ करके शुद्ध कर सकते हैं। ये चीजें होती हैं। तो ये इससे आपका सूर्य ठीक होगा और कम से कम आपको किसी के पास भी शरणागति लेने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, आयु बहुत अच्छी है, थोड़ी बीमारी के साथ रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा की वाली राशि पे जा रही है, जो कि शत्रुगत होकर के देखेंगे, शत्रु की राशि को देखेंगे। और यहाँ राहु भी बैठे तो शनि राहु मंगल का प्रभाव जब रहेगा, अब जब देखें तो दशम स्थान पे मंगल राहु शनि और केतु, यानी कि दशम स्थान पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है। पापक ग्रहों का प्रभाव जब एक ही भाव पे बहुत सारे भावों का प्रभाव पड़ेगा तो आपका दशम स्थान बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है। तो क्या होगा कि जब दशम स्थान पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, जैसे शुक्र भी बैठ गए, सूर्य भी बैठ गए, मंगल भी बैठ गए, राहु भी बैठ गए, शनि की दृष्टि भी पड़ गई, तो सारे ग्रहों का प्रभाव होगा। तो दशम स्थान पे बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव से दशम स्थान जो है वो एक्टिव होगा ज्यादा। अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाने के कारण वहां का जो प्रभाव है वो तिल मिला जाएगा या तितर बितर भी होगा, क्योंकि एक ही भाव पे बहुत सारे ग्रहों का जब प्रभाव पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं डिमोलिश होता है और निश्चित रूप से वहां से आपको परिणाम प्राप्त करने में थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। इसका ये सीधा सा अर्थ होगा कि आपको अपने जीवन के सबसे ज्यादा जो लाभ के संकेत मिलेंगे वो करियर वाला क्षेत्र ही रहे, और सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होगी वो करियर वाली ही स्थिति रहेगी, क्योंकि उस भाव के ठीक पिछले भाव में, क्योंकि इस भाव के ठीक पिछले भाव में बुध और चंद्रमा जैसे दो शुभग्रह बैठे हैं और इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह अष्टम में बैठा है, जो कहां का वो कारक होता है और दशम स्थान को देख रहा है। चतुर्थ स्थान के अधिपति और दशम स्थान को देखें, ये योग कारक नहीं महान राज योगों का निर्माण करेगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का करियर वाला सेक्टर बहुत ही ज्यादा बेहतर होता जाता है। आप इसी चीज को यहां पे देख सकते हैं। तो लग्नेश जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति के साथ द्वितीय भाव में जा रहे हैं। इसका स्पष्ट मैं गारंटी से 100% के साथ ये बात बोल रहा हूं कि यहां पे भी लक्ष्मी संपन्न योग बन रहा है, यहां पे भी लक्ष्मी संपन्न योग बन रहा है, यहां पे भी चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में पंचमेश के साथ आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में कि केंद्र और त्रिकोण का या दो केंद्रों का संबंध जब जन्म कुंडली में बन रहा हो तो निसंदेह आंख बंद करके आपको अपने प्रोग्रेस पे खाली ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा का नियमित रूप से आकलन करना है कि मैं कहां उसे खर्च कर रहा हूं, अन्यथा किसी भी बात को बिना लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। बस आपकी कुंडली का चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, जिसको ठीक करने के लिए मैंने उपाय बताया। आप इसके अतिरिक्त रक्त चंदन की माला भी गले में डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो भाव के तो अधिपति अच्छे बने हैं, बैठे भी अच्छे हैं। भाग्य भाव के चंद्रमा कभी खराब नहीं होते। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति वहीं अगर बैठा हो तो अतिरिक्त बल और भी मिल जाता है। तो उनको थोड़ा सा आपको बल देने की आवश्यकता है, आप उसके बाद कोई गड़बड़ नहीं है। वाणिज्यकरण, आगे व्यवसाय करना हो, आर्द्रा नक्षत्र, बहुमुखी बहुआयामी और थोड़ा कंफ्यूजन से युक्त, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास भविष्य को समझने की क्षमता, भविष्य को जानने की उत्सुकता और बिल्कुल भी लापरवाह तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगा कि वहां मंगल नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, इस वजह से ऊर्जाहीनता की स्थिति भी कभी कभी बनेगी। मतलब अब मंगल अगर नीच के होंगे तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं मैं आपको बताता हूं। आपकी कुंडली में मंगल नीच के भी हैं और डिग्री में ये 4 डिग्री के हैं और सूर्य 12 डिग्री के हैं। इसका मतलब होगा कि सूर्य ने वहां शुक्र को अस्त नहीं किया है पर मंगल को अस्त किया है। अब मंगल जब जन्म कुंडली में अस्त होंगे तो आप जिनकी भी कुंडली में अगर मंगल अस्त होते हों, मैं आप लोगों को बात बताऊं, मंगल जिनकी कुंडली में भी अस्त होते हों, इसका मतलब होगा कि आपकी कुंडली में अब सबसे ज्यादा परेशानी इस भाव को होने वाली है और इस भाव को होने वाली है। हालांकि मारक ग्रह अस्त हो तो वो ठीक होता है, क्योंकि ये अस्त होकर के ओझल होगा, लेकिन जिन जिन चीजों का ये कारक होता है उसका वो परिणाम देता रहेगा, परंतु आपके डेली रूटीन को ये नुकसान में लेके जा सकता है। विवाह के लिए रिश्ते जो आते हैं, संबंध आते हैं, उसमें विलंब दिखा सकता है, या कई बार व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कर सकता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है
और व्यक्ति को अपने निर्णय पे हमेशा ही 2 बार 4 बार विचार करना ही होगा। 35वें वर्ष के बाद व्यक्ति का भाग्य लाभ बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। बुध जो है वो और भी पहले 24वें 28वें साल में भी कई बार व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलता है। यहाँ शनि की दशा में भौतिकीय सुख संसाधन को व्यक्ति के पास आते हुए सटते हुए देख रहा हूं। इसके अतिरिक्त अगर जन्म कुंडली में कभी भी बुध की दशा चले तो व्यक्ति को लाभ मिलता रहे। इनकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र का लग्न बना है और लग्न के अधिपति शुक्र चित्रा नक्षत्र के अधिपति मंगल के साथ ही बैठे हैं। गौर करिए, तुला लग्न में लग्न जो है वो चित्रा नक्षत्र का बना, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र और शुक्र और मंगल एक साथ बैठे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास कई बार जल्दी चीजों को पाने की बड़ी जल्दी होती है। मंगल नीच के हैं, इस वजह से ये काम जल्दी होता है। मैं आपसे विनती करूंगा कि ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा। जल्दबाजी में आकर के आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय कभी भी, वैसे तो किसी का भी से नहीं होता है, पर आपका ज्यादा गलत हो सकता है। तो निर्णय लेने से पहले उसको सही तरीके से एनालाइज करिए, उस पर दिमाग लगाइए, उस पर विचार करिए, मंथन करने के बाद किसी एक बिंदु पे पहुंचिए। वैसे आपकी कुंडली का सूर्य ठीक है पर राहु के संग है, शुक्र ठीक है पर राहु के संग है, मंगल ठीक है पर राहु के संग है। तो सारे ही ग्रह जब राहु के संग जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी बेतरतीबी देखी जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति कई बार इतना ज्यादा पराक्रमी हो जाता है, कई बार इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है, कई बार इतना ज्यादा जो है वो हाईली एक्सप्रेसिव हो जाता है कि वो किसी भी चीज के लिए खड़ा होकर के इंतजार नहीं करना चाहता, जो उसकी समस्या की मूल जड़ कई बार बन जाती है। तो ऐसे इन सब चीजों पे विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको कभी भी नदी, नाला, कुआं, तालाब, पोखरा, जंगल, पर्वत आदि चीजों पे, एडवेंचर वाली जगहों पे जाने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ पेट की समस्याओं का निदान ढूंढना चाहिए। शहद, जल, तांबे के लोटे का जल और हल्दी का सेवन, इन सब चीजों पे ध्यान बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरीके की अंदरूनी बीमारी ना हो, हमारे शरीर के अंदर के जो सेल्स हैं उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, इस पे दिमाग लगाइए। अंदरूनी ताकत को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पे दिमाग लगाइए। पेट कमजोर ना हो, पीलिया, जॉन्डिस आदि की जो शिकायतें होती हैं वो ना हो, लिवर फंक्शन कमजोर ना हो, हड्डियों में किसी भी तरीके की बीमारी ना हो, गले की समस्या ना हो, गले के पीछे का हड्डी जो होता है, गले के पीछे का, गर्दन के पीछे की जो हड्डी होती है वो दर्द में ना हो, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, श्वसन तंत्र बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, हृदय क्षेत्र प्रभावित ना हो, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। माता जी को दवाइयां ना चलती हो, इसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे विचार किया जा सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना हो, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। पिता के साथ संबंध कंफ्यूजन में ना हो, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। वैसे आपने पूछा है तो बता दूं, इनकी कुंडली में पिता के साथ संबंध ठीक है, माता के साथ संबंध थोड़े बहुत कमजोरी में जा सकते हैं। वैसे माता का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा है और माता इनके जीवन में गुरुवत और कुछ न कुछ हमेशा देने के लिए बनी है। पिता जो है वो थोड़े बहुत अपने काम में व्यस्त ज्यादा रहते होंगे, इस वजह से इनका ध्यान या पिता का ध्यान इनके ऊपर थोड़ा कम रहता होगा। हालांकि पिता जो है वो व्यक्ति को बहुत सारी धार्मिक चीजों के पीछे लगाना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। सूर्य के साथ जब सुख भाव की स्थिति देख रहा हूं तो सूर्य से 4 घर आगे जब आप देखेंगे तो शुक्र की राशि बनी है, शुभ ग्रह की राशि, और वो सूर्य के साथ ही बैठा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर पिता का प्रभाव है। चंद्रमा ठीक बैठा है और मैं समझता हूं कि व्यक्ति किसी भी तरीके से कभी भी अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरीके से लुंज-पुंज ना रहे। उनके स्वास्थ्य का हमेशा ही अच्छे तरीके से ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु कई बार लगातार दवाइयां चलाते रहते हैं और कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा बलवान, मंगल उसके बाद दूसरे नंबर पे। विनशोपक बल वगैरह के आधार पर भी मैं इनकी कुंडली में सूर्य और मंगल को अच्छा ही देख रहा हूं। दूसरे नंबर पे अगर बात करूंगा तो नवमांश कुंडली में भी सूर्य का लग्न में आना ये अच्छा होगा, पर ये लाभेश होकर के बैठे हैं, खराब नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि कम से कम जा रही है। दाम्पत्य बहुत अच्छा है, इसको लेकर के कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि लग्न यहाँ भी और यहाँ भी। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि अगर एक ही लग्न के प्रत्येक चार्ट बन रहे हों, वैसे बहुत कोई आवश्यक नहीं है कि बन जाए,
पर लग्न, नवमांश और दशमांश अगर बन रहा हो तो ये जीवन के महत्वपूर्ण तीनों वर्ग चार्ट होते हैं और उनका काफी हमारे जीवन में विशेष योगदान होता है। सूर्य अगर केंद्र में होते हो, त्रिकोण में होते हो और कुंडली बिल्कुल ही परफेक्शन के साथ आगे बढ़ रही हो तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो निस्संदेह ये कुंडली अच्छी कुंडली कही जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव आपका दशम स्थान है, बहुत ज्यादा शुभदायी भाग्य भाव है, चतुर्थ स्थान आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। वैसे चतुर्थ स्थान के अधिपति का 8वें में जाना इसे कुहू योग कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार इकट्ठा करने में मशक्कत करनी पड़ती है। तो मैं ये बात कहूंगा कि आपको अपने नाम पे बैलेंस कभी भी खड़ा करने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए 10 और 11 मतलब राशियां, मतलब मकर और कुंभ राशियां अच्छी रहेंगी। आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए वायव्य कोण यानी कि पश्चिम दिशा या पश्चिम और उत्तर ये बहुत अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मिथुन राशि के लोग भी अच्छे रहेंगे, सिंह राशि के लोग भी अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य अगर कभी भी विवाह वगैरह करना हो तो आपकी कुंडली में कर्क, मिथुन और मकर ये जातिकाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। नक्षत्र के आधार पर पुष्य, पुनर्वसु, आर्द्रा, रोहिणी, कृतिका, मृगशीरा और रेवती ये अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी काम करना हो तो आपकी कुंडली में शुक्रवार और शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहे। यात्रा कभी भी करनी हो तो इन दोनों वारों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है। इतनी सारी चीजें। अब आपको और भी चीजें मैं बता दूं। अभी आपकी कुंडली में दशा क्रम में चल रही है शनि की दशा, जो 2021 के फरवरी से शुरू हुई है। अगर नीली धारण करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अगर उसमें कुछ अच्छा लाभ ना मिले तो नीलम पे मत जाइएगा, सिर्फ एक लाजवर्त उठा करके पहन लीजिएगा दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। अगर स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पे न पहनने दिया जाए तो गले में भी उसको धारण किया जा सकता है। और ये रत्न आपको 2040 तक बेपरवाही के साथ आराम से धारण करे रहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन, गीता जी के अध्याय का अध्ययन अवश्य करिए। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार मैंने कहा, और बजरंगबली के मंदिर का दर्शन। इसके अतिरिक्त अगर माह में कम से कम एक कोई वार चुन लीजिए, चाहे मंगलवार हो या शनिवार हो, और उस दिन बजरंगबली की अतिरिक्त पूजा कर ली जाए तो और भी ज्यादा। वैसे राशि आपकी कुंडली में मिथुन की है, इस पर ढैया 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है, वो खत्म हो चुका है। आपकी कुंडली में और भी अच्छा वक्त जो आएगा वो मैं बता दूं अगर, तो जुलाई से, अगले वर्ष के जुलाई से और भी ज्यादा अच्छा वक्त आएगा। अभी तो आप काफी मेहनत करेंगे, थकेंगे भी, पर 2024 के फरवरी से और भी बढ़िया, और जुलाई से, अगले वर्ष के जुलाई से और भी ज्यादा अच्छे संकेत मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, अगर आप चंद्रमा पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो। गले में चांदी का चंद्रमा भी धारण किया जा सकता है। तत्वतः अगर बात बता दूं तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अवस्थागत बहुत अच्छे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जब कभी भी किसी की कुंडली देखता हूं और मुझे जब उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी दिख जाती है, जैसे मैंने यहाँ डिग्री नहीं लिखा हुआ है पर यहाँ मैं डिग्री देख रहा हूँ कंप्यूटर में, तो यहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मुझे दिख रही है उसमें दोनों ही ग्रह युवावस्था के हैं, और ये आपके लिए एक्स्ट्रा जो है वो अपीयरेंस मिल जाता है, एक्स्ट्रा जो है वो आपको पुरस्कार मिल जाता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर जन्म कुंडली में सारे ही ग्रह कमजोर हों और अगर सूर्य और चंद्रमा ठीक बनते हों तो घबराने की कोई बात नहीं है, और ये बहुत अच्छी एक तरफा आपको जो है वो बल देने वाली बात हो जाती है। बाकी के सारे ग्रह में मंगल कमजोर है, इस वजह से वो तो वहां भी दिख रहे थे, नीच के हैं। बुध गुरु और दोनों जो है वो 25-25% के साथ आपके साथ खड़े हैं, इस वजह से इंटेलेक्चुअल होइए, प्रैक्टिकल होइए, ज्ञान को बढ़ाइए, बुद्धि विकसित करिए, ब्राह्मणों का आदर, पीपल के वृक्ष की पूजा, गाय की सेवा, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान और सबका आशीर्वाद, और अपने आप को और भी ज्यादा नियमबद्ध करके जीने का लाभ प्राप्त करिए। शुक्र आपकी कुंडली में ठीक है, शनि राहु केतु की दशाएं थोड़ी कमजोर जा सकती हैं, इस वजह से इनको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जीवन में हमेशा ही आप चूंकि 2000 के जन्मे हैं तो कई बार सूर्य को अर्घ देना, जल्दी बिस्तर छोड़ना, रात को देर तक जागना और माता पिता की बातों में भरोसा न करना, मंदिर जाने से कनमनाहट करना, किसी भी तरीके से धार्मिक और चीजों में थोड़ा अपना जो है वो प्रभाव कमजोर रखना, ये कभी भी मत करिएगा। अगर सफल होना है तो निश्चित रूप से वृक्ष के पत्ते भी हिलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रह के ही प्रभाव के कारण हिलते हैं। आप अपने शिक्षक से पूछिएगा कि वो कैसे। सूर्य के पास कभी पृथ्वी जाती है, कभी सूर्य से दूर चली जाती है, जिसका प्रभाव वायुमंडल पे पड़ता है, हवाएं वहीं से बहती हैं, तब जाकर के वृक्ष के पत्ते हिलते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मेहनत करने का मतलब होता है गधे की तरह नहीं,
स्मार्ट मेहनत करने का मतलब होता है उसमें मंत्र को धारण करना। जैसे ही आपके मेहनत के साथ एक कोई मंत्र जुड़ जाता है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और आप रेगुलराइज होते हैं। आप कभी भी थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं और किसी भी स्थिति में आप चूक नहीं जाते, लगातार बने रहते हैं। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में मैं एक बार और भी बहुत सारी चीजें बता दूं। जैसे शनि की दशा आपके लिए मेहनत करवाने वाली होगी। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो सब मेहनत करवाएंगे और सब आपको फल देके जाएंगे। कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली में ठीक है। भाग्य का बल आपकी कुंडली में मेहनत करवाएगा, इस वजह से गणेश जी की पूजा भी करते रहने की आवश्यकता है। आपके लिए अगर आपकी माता जी गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दें तो बहुत लाभ होगा, अभी भाद्रपद में शुरू होने वाला है। आपकी कुंडली में संतान पक्ष में दिक्कत ना हो, इस वजह से कुंडली मिला करके विवाह करना होगा। वैसे आपकी कुंडली के आधार पे मैं एक बात कहूंगा कि आपके पिता का प्रभाव हमेशा ही आपके जीवन पे बहुत ज्यादा रहेगा और वो हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। माता का पक्ष आपकी कुंडली में हमेशा ही है, माता पिता का सुख आपके साथ है, हमेशा है। वाहन वगैरह का सुख आपके पास है, उसकी कोई गड़बड़ी नहीं है और वो हमेशा ही आपको शांति ही देती रहेगी, उसमें आपको सुविधा उससे मिलती रहेगी। पिछले जन्म में भी आपने पूजा पाठ कम करा था, इस जन्म में कम मत करिएगा। विद्या अध्ययन आपकी कुंडली में ठीक है, उसको लेकर के मैं किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी ना करूं, पर एक बात जरूर कहूंगा कि आपको कोई भी चीज याद थोड़ी देर से होती है। इस वजह से गणेश जी का मंत्र महापुरुषाय नमः, या गणेश जी का तो ये नहीं है, ये भगवान विष्णु का मंत्र है, महापुरुषाय नमः का स्मरण हमेशा करते रहिए, या अगर ये बन जाए तो इसका जप भी कर सकते हैं। पेट कमजोर ना हो, इसका ख्याल रखिए। अब क्या बताऊं, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। धन योग कितने बने हैं लोग पूछते हैं, मैं बता देता हूं। लग्न के अधिपति का दशम में जाना बहुत अच्छा। धन के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त, भले नीच के हैं पर ठीक है, ये देंगे थोड़ी मेहनत के बाद। पराक्रम भाव के अधिपति का 8वें जाना, ये एक तरीके से ठीक है पर कुछ मामलों में थोड़ा कमजोर, जैसे ज्ञान प्राप्त करना और अच्छी और बुरी चीजों में भेद करना। तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति गलत लोगों के संगत में ना जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति का 8वें जाना, रिसर्च और अपने पुत्र के साथ अपने संबंध को कैसे अच्छा रखा जाए, इस पे विचार करना है। मेहनत कैसे करके उसको और भी किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जाए, इस पे विचार करना है। 6ठे भाव के अधिपति विपरीत राजयोग, दो तरीके से ये अच्छी, इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते पर फिर भी निश्चित रूप से वो पंचम भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ व्यक्ति को लाभ देते हैं, पर पहले कमजोरी देंगे, बाद में उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। दशाओं में सप्तम भाव के अधिपति मंगल अपने भाव से 4 घर आगे, थोड़ा कमजोर, नियमित होइए, अनियमित मत होइए। अष्टम भाव के अधिपति का दशम में जाना, ये मेहनत करवाएगा तब जाकर के परिणाम देगा। नवम भाव के अधिपति का नवम में जाना, आप जैसे मेहनत करेंगे आपका चीज और आपकी वस्तु आपको मिल जाएगी, उसमें कोई भी सेंध नहीं लगा सकता। इस वजह से, क्योंकि भाग्य भाव ठीक है, चंद्रमा के साथ भाग्य का जाना व्यक्ति को भाग्यशाली और धार्मिक बनाता है और निश्चित रूप से उसके पूर्वजों का, पितरों का, माता का, पिता के साथ संबंधों का बड़ा अच्छा देख रहा हूं। दशम भाव तो बताया है, ये ठीक है, ये कमजोर नहीं है। एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आना, ये महाभाग्यशाली योग होगा, महासौभाग्यशाली योग होगा। 12वें भाव के अधिपति का स्वग्रही होना इस कुंडली के लिए शनि और बुध योग कारक नहीं, प्रबल राजयोग कारक ग्रह होते हैं। मंगल इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र तटस्थ होते हैं लग्नेश होने के बावजूद, क्योंकि उनकी एक राशि अष्टम में भी बनी है। और गुरु इस कुंडली के लिए सामान्यतया रगड़ खिलाने वाले, घसीटी देने वाले ग्रह होते हैं, तो इनकी दशा में थोड़ी बहुत पोजीशन में गड़बड़ाहट होती है। जब कभी भवन भूमि वगैरह खरीदना हो तो बुध और शनि को देख सकते हैं अंतर प्रत्यंतर में। जब कोई अपना कोई भी काम करना हो तो शुक्र को देख सकते हैं। जब कभी कोई करियर से संबंधित निर्णय लेना हो आप सूर्य को भी देख सकते हैं। जब कभी कोई और भी बहुत बड़ा ब्रॉड वे में काम करना हो तो सूर्य आपकी सहायता कर सकते हैं। वैसे आप जीवन भर रक्त चंदन की माला अपने गले में डाल सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।